नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग ये सुनते हैं कि बैंकिंग क्या होती है, तो बैंक शब्द का नाम आते ही हमारे दिमाग में कोई ना कोई किसी न किसी वित्तीय संस्था की एक छवि बनती है। और जैसे ही हमें वो छवि दिखाई देती है तो हमें बैंक के नाम से इतना ही याद आता है कि बैंक जो होते हैं हम उसमें जाके पैसा जमा कराते हैं और वहां से पैसा वापस निकालते हैं या वहां से लोन लेते हैं। लेकिन बैंकिंग सिस्टम केवल इतना सा ही नहीं है, इसके अलावा भी बैंकिंग में बहुत सारे क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। उन सभी क्रियाकलापों को बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम, ये आज जितनी भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरपीएससी हो या अदर स्टेट के पीसीएस हो, रीट हो, मतलब ये कह सकते हैं कि जिस भी परीक्षा में इकोनॉमिक्स है उस परीक्षा में बैंकिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये टॉपिक आपको वहां मिलेगा क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों में यूज होता है। ठीक है, तो आज हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बैंकिंग सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तो यहां पर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत देखिए ये कुछ बिंदु हैं जो आपके सामने दे रखे हैं। तो पहला टॉपिक तो यही है कि हम बैंकिंग सिस्टम का परिचय जानेंगे कि बैंकिंग होती क्या है, किसे हम बैंक कहते हैं और बैंकिंग व्यवस्था किसे कहते हैं। तो बैंक और बैंकिंग व्यवस्था में क्या क्या अंतर है, इस अंतर को हम परिचय में समझेंगे। इसके बाद में जो अगला बिंदु हमारा आएगा वो आएगा वाणिज्यिक बैंक का, कि बैंकों के कुछ वर्ग होते हैं और उन वर्गों में वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं और वाणिज्यिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत कौन कौन सी बैंकों को शामिल किया जाता है, उनकी अपनी परिभाषाएं क्या हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वाणिज्यिक बैंक में। इसके बाद में अगला बिंदु आता है हमारा एसबीआई का विकास, अर्थात जो आज हमारी भारतीय स्टेट बैंक है उस भारतीय स्टेट बैंक का अपना क्या इतिहास रहा है और उसके इस इतिहास क्रम में किस तरीके से उसका उद्विकास हुआ, उसका किस तरीके से विकास हुआ है, ये बातें रहेंगी हमारी एसबीआई के विकास में। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा सहयोगी बैंक, ठीक है, एसोसिएटेड बैंक्स। तो इन सहयोगी बैंकों का विकास कैसे हुआ, ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने सहयोगी बैंकों की स्थापना की, किन परिस्थितियों में सहयोगी बैंक खुले, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा सहयोगी बैंक में की जाएगी। इसके बाद में एक और आता है, हमारी कुछ वित्तीय संस्थाएं भी हैं और भी, तो उनमें एक बैंक आती है इडबी। तो इडबी के विकास को हमने एक अलग ही बिंदु के अंतर्गत शामिल किया है, तो इडबी के विकास को विस्तार से समझेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है यहां पर वो है आरबीआई की स्थापना और आरबीआई की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 5 बिंदु हैं और इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत पूरी बैंकिंग व्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आप लोग। इस टॉपिक से संबंधित किसी भी परीक्षा में आपका कोई भी सवाल आ जाए वो आपका यहां से नहीं छूटेगा, ये हमारा आपसे थोड़ा सा वादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला टॉपिक ही परिचय। तो बैंक क्या होते हैं, तो मैं एक इमेज के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि बैंक होता क्या है। देखिए, ये आपको एक इमेज यहां पर दिख रही होगी। तो इस इमेज में आपको एक तरफ ये बैंक है और बैंक में दोस्तों 2 काम बहुत जरूरी होते हैं। बैंक हम किसी भी वित्तीय संस्था को तभी कहेंगे जब उसमें कस्टमर्स का पैसा जमा किया जाता है और अन्य कस्टमर्स को लोन दिया जाता है। ऐसी वित्तीय संस्था को क्या कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। तो एक तरफ मान लीजिए ये बहन जी जो है वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, पैसा जमा करा रही है इन मैडम को। तो इन मैडम को इन्होंने पैसा जमा कराया, इसका मतलब बैंक का पहला कार्य क्या हो गया, धनराशि जमा करना। क्या हो गया, धनराशि जमा करना। दूसरा, ये भाई साहब जो बैठे हैं यहाँ पर, इन भाई साहब ये मैनेजर साहब से बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ पैसा ब्याज पर चाहिए। तो जब कोई भी ग्राहक बैंक से ब्याज पर पैसा लेता है उसे कहा जाता है ऋण लेना। तो ठीक है दोस्तों, तो बैंक के 2 मुख्य कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं, एक तो धन जमा करना और दूसरा बैंक से ऋण लेना।
ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने यहां समझा कि ये बहन जी यहां पर अपना पैसा जमा करती हैं, इसको कहा गया कि इन्होंने अपना डिपॉजिट बैंक में दिया। उसके बाद में ये भाई साहब ने जब यहां से लोन लिया तो उस लोन के ऊपर ये कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेती है बैंक। तो जब इन्होंने यहां पैसा जमा किया बैंक में तो इनको कुछ परसेंटेज मिलेगा पैसा जमा करने पर। जब इन्होंने इनको पैसा दिया उधार में, ऋण में, तो लोन के रूप में जब इनको जो पैसा देगा तो बैंक इनसे कुछ परसेंटेज लोन के रूप में या ब्याज दर के रूप में क्या करेगा, वापस लेगा। और इसी पूरी कार्य प्रणाली को क्या कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों का एक कार्य होता है साख सृजन करना। साख सृजन का मतलब होता है क्रेडिट, कि किसी इंसान की क्रेडिट कैसी है, उस क्रेडिट के बारे में पता लगाना भी किसका काम होता है, वाणिज्यिक बैंकों का काम होता है। तो वाणिज्यिक बैंक के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। तो अभी यहां केवल हम बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी कोई भी वित्तीय संस्था जहां पर कोई ग्राहक अपना पैसा जमा कराता है और वहां से ऋण लेता है, ऐसी वित्तीय संस्था को बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए कि बैंक की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि ऐसी वित्तीय संस्था जिसमें जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का कार्य किया जाता है। तो मैंने अभी 2 ही पॉइंट आपको बताए थे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो ये 2 काम करता है कि अपने ग्राहकों से पैसा लेकर के उसे उनके अकाउंट में जमा करता है, दूसरा उसी पैसे को वो ऋण के रूप में दूसरे ग्राहकों को देता है। तो यही जो दोनों कार्य प्रणाली होती हैं, ये किसी एक वित्तीय संस्था में जब होने लग जाएं तो ऐसी वित्तीय संस्था को बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो हो गई बैंक की परिभाषा कि बैंक किसे कहते हैं। लेकिन टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन होगी वो अपने आप में इतनी बड़ी हो जाएगी कि बैंक तो उसके सामने बहुत छोटा सा वर्ड रह जाएगा। तो देखिए बैंकों के जाल, पहली चीज बैंकिंग व्यवस्था किसे कहेंगे, बैंकों के जाल तथा उनकी कार्य प्रणाली को, बैंकों के जाल और उनकी कार्य प्रणाली को क्या कहा जाता है, बैंकिंग व्यवस्था कहा जाता है। तो ये हमारा इस टॉपिक का परिचय था कि किस तरीके से कोई भी वित्तीय संस्था बैंक कब कहलाएगी, उसके लिए 2 आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, बैंकिंग व्यवस्था किसे कहते हैं, बैंकों का जाल और उनकी कार्य प्रणाली को जब हम संयुक्त रूप से पढ़ते हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत शामिल हो जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो अब कॉमर्शियल बैंक को समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉमर्शियल बैंक का दर्जा दिया जाता है। और बैंक का दर्जा देने के लिए उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जब हम बैंक का दर्जा देते हैं तो कुछ रेगुलेशंस, कुछ एक्ट बैंकों के द्वारा, संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं। और उन नियमों का जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या जो भी वित्तीय संस्था पालन करती है, ऐसी संस्था को क्या घोषित कर दिया जाता है, वाणिज्यिक बैंक घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही देख रहे हैं हम लोग कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। तो एक बार एक डायग्राम आपको यहाँ पर देखना है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर। ठीक है, देखिए वाणिज्यिक बैंकों को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब हो गया कि जिनका सीधा संबंध किससे होता है, देश की अर्थव्यवस्था से होता है। ठीक है, ट्रेड से होता है, कॉमर्स से होता है, ऐसी बैंकों को कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंकों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहली है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दूसरी है गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। इसका मतलब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो खुद हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की संस्थाओं ने स्थापित किए और उनका सबसे ज्यादा अधिकांश या उनका शेयर सबसे ज्यादा उन बैंकों में है, ऐसे बैंक हमारे देशी बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक में ही दूसरा टाइप होता है विदेशी बैंक का, फॉरेन बैंक्स। ठीक है, फॉरेन बैंक में विदेशी लोगों के शेयर ज्यादा होंगे, देशी लोगों के शेयर कम होंगे, बस इतना से डिफरेंस है। फिर आगे चल करके देशी बैंक को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, PSBS। ठीक है,
इसके बाद में दूसरा होता है निजी क्षेत्र का बैंक। ठीक है, निजी क्षेत्र को बोलते हैं प्राइवेट बैंक। तो जब हम देशी बैंकों की स्टडी करते हैं तो देशी बैंकों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया जाता है? 2 प्रकारों में किया जाता है। पहला प्रकार है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, दूसरा टाइप है इसका निजी क्षेत्र के बैंक। आगे इनकी एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरा है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, इसके बाद में निजी क्षेत्र के बैंक को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक नई पीढ़ी के बैंक और दूसरा है पुरानी पीढ़ी के बैंक। अब ऐसे कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से तथ्यों के आधार पर इन बैंकों को वर्गीकृत किया जाता है, उन आधारों को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वाणिज्यिक बैंक के बारे में अभी विस्तार से समझेंगे कि वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा क्या होती है, विश्व में पहली वाणिज्यिक बैंक कौन सी खुली, किस देश में खुली, किसे वाणिज्यिक बैंकों की जननी कहा जाता है, भारत में पहली वाणिज्यिक बैंक कब खुली, किस तरीके से भारत में बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, तो इन सभी को पहले एक बार यहीं पर हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम बैंकिंग सिस्टम में फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक, फिर धीरे धीरे अपने बैंक टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक कहते किसे हैं? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, वे बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं। अभी एक वर्ड मैंने कुछ वर्डों को हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर। एक वर्ड तो क्या है? साख सृजन, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं। मान लीजिए ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी बैंक है। इस बैंक के पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो अपना पैसा सेव करने के लिए कहा जाते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर ए है, इसने अपना पैसा यहां पर क्या किया? जमा कराया। एक कस्टमर बी है, ये कस्टमर बी जो है इसके पास पैसा नहीं है, इसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। जब इसको पैसा चाहिए तो ये बैंक के पास जाएगा, बैंक क्या करेगा? इसको लोन देगा, उस लोन को कहा जाता है ऋण। तो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपने ग्राहकों के खाते खोल करके उनसे पैसा लें या उनको लोन दें, उसे क्या कहा जाता है? कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द यहां पर आया साख सृजन करना। साख सृजन का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग चेक करना। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि हम जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस लोन को वापस करने में सक्षम है या नहीं, क्या उसकी जो वित्तीय हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, वो ठीक हैं या नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? साख सृजन करना। तो बैंक पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाते हैं और उसके आधार पर ही उनको लोन का वितरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे पॉइंट आता है हमारा कि विश्व में जो सबसे पहली वाणिज्यिक बैंक खोली गई थी, वो खोली गई थी इंग्लैंड में। और इसका एक कारण है, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो सबसे पहले आया पूरे वर्ल्ड में, वो इंग्लैंड में आया। और इसीलिए इंग्लैंड ने ही उपनिवेशवाद की अवधारणा को परिभाषित किया कि इंग्लैंड एक ऐसा देश था कि उसके पास अपना खुद का ऐसा भूखंड नहीं था कि वहां वो सारे संसाधनों को एक साथ जुटा सके, ना ही वो कच्चे माल की आपूर्ति ज्यादा कर सकता था। तो धीरे धीरे उसने क्या किया? दूसरे देशों में जाकर के उनको अपना उपनिवेश बना लिया, इसका मतलब अपना गुलाम बना लिया। जब उसने उन देशों को गुलाम बना लिया तो वहां से उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो औद्योगिक क्रांति की ही देन मानी जाती है इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड विश्व में खोली गई पहली वाणिज्यिक बैंक थी। इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंक की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। मदर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स किसे कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत में हमारी पहली कॉमर्शियल बैंक कौन सी खुली? तो भारत में खुलने वाली जो पहली कॉमर्शियल बैंक थी वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1770 में कोलकाता में की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी।
लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किस कंपनी के द्वारा की गई थी, अगर ये पॉइंट पूछा जाए तो अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी ने ही भारत में पहला कॉमर्शियल बैंक स्थापित किया। कब किया? 1717 में। ठीक है, कहां पर किया? कलकत्ता में किया। तो भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाए तब आंसर आएगा हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या आंसर आएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बाद में ये बात चल रही है 1770 की। हम धीरे धीरे एक एक करके उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से इन बैंकों का इतिहास हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC ने भारत में कुछ प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना की और उन प्रेसिडेंसी बैंकों में सबसे पहली प्रेसिडेंसी बैंक खोली गई आपकी कलकत्ता में और उसे नाम दिया गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी बैंक आपकी खोली गई थी उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1806 में हुई थी। तो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1806 में हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की थी, एक कलकत्ता में, दूसरी मद्रास में और तीसरी बॉम्बे में। कलकत्ता में जिस बैंक की स्थापना की उसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया, उसकी स्थापना 1806 में हुई थी। उसके बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई 1840 में और तीसरी थी आपकी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास या मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। तो इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या किया? 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की। अब एक प्रश्न ये आ जाता है कि भारतीयों के द्वारा, तो देखिए यहां तक का जो इतिहास क्रम रहा है कॉमर्शियल बैंक का, इसमें भारतीय लोगों का योगदान नहीं आया अभी तक। तो बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा होता है या कौन सा है। तो यहां पर अवध बैंक जो है, अवध कॉमर्शियल बैंक जो है वो भारत के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया पहला भारतीय बैंक था। 1881 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था। तो अवध कॉमर्शियल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अवध कॉमर्शियल बैंक में इसकी स्थापना तो भारतीय लोगों ने की थी, लेकिन इसमें विदेशी लोगों के भी शेयर या विदेशी लोगों की भी पूंजी लगी हुई थी, इसीलिए अवध कॉमर्शियल बैंक पूर्ण रूप से भारतीय बैंक नहीं था। लेकिन पहला भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक अर्थात जिस बैंक के स्वामित्व में भारतीय लोगों का ही पैसा लगा था वो हमारा PNB था, पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। तो 1894 में PNB की स्थापना भारत में भारतीयों के द्वारा की गई पूर्ण रूप से और 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। तो ये तो था कॉमर्शियल बैंक का इतिहास कि किस तरीके से विश्व में पहली कॉमर्शियल बैंक खुली और उसे ही मदर ऑफ कॉमर्शियल बैंक कह दिया गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। उसके बाद भारत में पहला कॉमर्शियल बैंक खुला कब? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। कहां पर? कोलकाता में। किसने खोला था? अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? यहां पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। कोलकाता में 1806 में, बॉम्बे में 1840 में और मद्रास में 1843 में। उसके बाद भारतीय लोगों के द्वारा पहला स्थापित बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में खुला और पंजाब नेशनल बैंक 1894 में खुला। तो ये था आपका कॉमर्शियल बैंक का इतिहास। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक के वर्गीकरण का, कि किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, वाणिज्यिक बैंक, तो सबसे पहली बात आती है वाणिज्यिक बैंक। हमने किसे कहा था कि ऐसी बैंक जो साख सृजन का कार्य करती है, धन जमा करती है और ऋण का वितरण करती है। तो यहां पर एक पॉइंट आता है। तो देखिए, एक एक्ट पारित हुआ था 1949 में, 1949 में, और उस एक्ट का नाम था बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। तो वाणिज्यिक बैंक की अगर RBI के अकॉर्डिंग परिभाषा देनी है
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार परिभाषा देनी है तो क्या बनेगी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार, यानी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में, इस विनियमन अधिनियम में जो बातें निर्धारित की गई हैं किसी वित्तीय संस्था के लिए कि उसको कॉमर्शियल बैंक का दर्जा इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही दिया जाएगा, उसे ही क्या कहा जाता है, कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। तो देखिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार जिस संस्था को वाणिज्यिक बैंक का प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के रूप में रखता है। ठीक है, अब बात आती है कि कॉमर्शियल बैंक का क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में किया गया है, कितने वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। तो इसको विभाजित किया गया है दो वर्गों में। एक तो वर्ग है इसका अनुसूचित बैंक, दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को इंग्लिश में बोलेंगे शेड्यूल्ड बैंक और गैर अनुसूचित बैंक को इंग्लिश में कहा जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो देखिए, अनुसूचित बैंक की परिभाषा क्या है, पहला वर्ड से मालूम चल रहा है किसी न किसी अनुसूची में ये शामिल होंगे, उसके बाद ही इनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो देखिए, आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, इसका मतलब कि जो आरबीआई एक्ट है और इस आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल में, किसमें, सेकंड शेड्यूल में जिन बैंकों की लिस्ट है और जो कानूनी रूप से आरबीआई के निर्देशों को मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं, ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। क्या परिभाषा बनेगी कि ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं और जो कानूनी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, ऐसी वित्तीय संस्था को क्या कहा जाता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। क्या यहां तक आपकी ये परिभाषा समझ में आ गई? इसके बाद में दूसरी परिभाषा है गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। क्या होगी कि ऐसे बैंक जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं, ऐसे बैंकों को गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो इनकी स्थापना किसी न किसी एक्ट के तहत जरूर हुई होगी, यह भी बात निश्चित है। तो ये भी कह सकते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन कि ऐसी वित्तीय संस्था जिनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की जाती है वो बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, और ऐसे बैंक कंपनी अधिनियम में जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं, उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो यहां पर हमने वाणिज्यिक बैंक के दो टाइप्स को देखा, एक अनुसूचित, एक गैर अनुसूचित। अनुसूचित आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में शामिल हैं, गैर अनुसूचित आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं है। अनुसूचित आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, गैर अनुसूचित आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन तो करेंगे लेकिन बाध्य नहीं है, अर्थात वो कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं, इसलिए वो कंपनी अधिनियम में जो भी नियम, जो भी विनियम दे रखे हैं वो उनकी पालना करने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये तो परिभाषा थी हमारी अनुसूचित, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की। इसके बाद में अब बात करते हैं आगे कि हमारी जो अनुसूचित बैंक हैं इनको भी आगे जाकर के वर्गीकृत किया जाता है। इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, देशी बैंक और विदेशी बैंक। ठीक है, देखिए, अनुसूचित बैंक, देशी बैंक और विदेशी बैंक। देशी बैंक किसे कहते हैं, विदेशी बैंक किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा को यहां रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको दो शब्द याद रखने हैं। पहला शब्द है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है हक, राइट। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, हक या राइट या हिस्सा, है ना। स्वामित्व को ही हम हिस्सा भी बोल सकते हैं। बस ये शब्द दिमाग में रखना है और इसी से देशी और विदेशी दोनों बैंकों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कैसे, आम भाषा में हम यही कह सकते हैं कि ऐसे बैंक जिनकी स्थापना निजी स्वामित्व में, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिनके स्वामित्व का, यानी कि जिनकी हिस्सेदारी का 50% से अधिक, कितना, 50% से अधिक किसके हिस्से में आता है, भारतीय लोगों के हिस्से में आता है, या उनके स्वामित्व का 50% से अधिक भारतीय
या देसी व्यक्तियों या संस्थाओं के पास होता है उसे ही हम देसी बैंक कहते हैं। तो यहां सिर्फ एक ही वर्ड यूज हुआ है, वो कौन सा हुआ है? स्वामित्व या हिस्सा। तो ऐसे बैंक जिनमें 50% से अधिक स्वामित्व देसी व्यक्तियों का भी हो सकता है और भारत में काम करने वाली संस्थाओं का भी हो सकता है। तो ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिनमें 50% से अधिक स्वामित्व किसका हो? देसी व्यक्तियों का या देसी संस्थाओं का हो, ऐसे बैंकों को हम क्या कहते हैं? देसी बैंक कहते हैं। इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन आती है आपके विदेशी बैंक की। विदेशी बैंक जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट होगा? कि जिस वाणिज्यिक बैंक के स्वामित्व में, जिस वाणिज्यिक बैंक के स्वामित्व में अधिकांश अर्थात 50% से अधिक विदेशी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के पास होता है, उसे ही हम विदेशी बैंक कहते हैं। तो यहां हमने भी 4 परिभाषा समझी। पहली अनुसूचित बैंक, दूसरी गैर अनुसूचित बैंक, तीसरी अनुसूचित बैंक को 2 वर्गों में बांटा गया, देसी बैंक और विदेशी बैंक। देसी बैंक उसे कहेंगे जिसमें देसी लोगों के या देसी संस्थाओं के 50% से अधिक शेयर होते हैं, वो देसी बैंक कहलाते हैं। विदेशी बैंक ऐसे बैंक जिसमें विदेशी लोगों के या विदेशी संस्थाओं के 50% से अधिक शेयर होते हैं, वो विदेशी बैंक कहलाते हैं। अब आगे चल करके क्या हुआ? इन देसी बैंकों को भी वर्गीकृत कर दिया गया, इनको भी आगे चल करके विभाजित कर दिया गया। तो इनको किस तरीके से विभाजित किया है वो देख लेते हैं। देखिए, देसी बैंक किसे कहते हैं? ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर किसके हों? भारतीय लोगों के या भारतीय संस्थाओं के हों, वो क्या कहलाते हैं? देसी बैंक कहलाते हैं। अब एक बैंक आता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और एक बैंक आता है हमारा निजी क्षेत्र का बैंक। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और इसका मतलब होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे हमारे, इनको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक, ऐसे PSBS, और ये हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस है? कि सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब सरकारी बैंक की बात हो रही है, तो सरकारी बैंक हम किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक किसे कहा जाता है? कि जिस वाणिज्यिक बैंक के स्वामित्व का, किसका? जिस कॉमर्शियल बैंक के स्वामित्व का 50% से अधिक या अधिकांश किसके पास हो? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति के पास होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहते हैं। तो इसमें 3 वर्ड आए, जिस कॉमर्शियल बैंक के स्वामित्व का 50% से अधिक प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से, इसे हम इनडायरेक्ट रूप से भी बोल सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, उसे ही सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है, उसे ही पब्लिक सेक्टर का बैंक कहते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक की बात है कि जिस कॉमर्शियल बैंक के स्वामित्व का 50% से अधिक भारत के निवासियों के पास, किसके पास? भारत के निवासियों के पास हो या भारत की संस्थाओं के पास हो, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं हो, किसी भी सरकारी अधिकारी के पास नहीं हो, ऐसे बैंकों को क्या कहा जाता है? निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक कहा जाता है। अब आगे चल करके क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी 2 वर्गों में विभाजित कर दिया और निजी क्षेत्र के बैंकों को भी 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 वर्गों में विभाजित किया, वो एक वर्ग बना राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, और दूसरा वर्ग बना गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। निजी क्षेत्र के बैंकों को भी 2 वर्गों में बांटा, एक तो नई पीढ़ी के बैंक और एक पुरानी पीढ़ी के बैंक। तो अब इनकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद में हमारी इस टॉपिक की जो बेसिक अवधारणा थी कि इन बैंकों को किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहला आधार था इनके शेयर के आधार पर, कि जिसका शेयर जितना अधिक होगा वो बैंक उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे हमने अभी देखा कि देसी बैंक किसे कहते हैं? जिसमें हमारे भारत के निवासियों के या देसी लोगों के शेयर सबसे ज्यादा हैं, वो देसी बैंक। ऐसे बैंक जिनमें विदेशी लोगों के शेयर सबसे ज्यादा होते हैं, वो विदेशी बैंक कहलाते हैं। ऐसे बैंक जिनमें सरकार का 50% से अधिक योगदान होता है, अधिक शेयर होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। और ऐसे बैंक जिनमें 50% से अधिक निजी क्षेत्र के लोगों का योगदान होता है, वो निजी क्षेत्र के या प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे एक एक करके और देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन।
देखिए अब आ रहा है राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक को बोला जाता है नेशनलाइज्ड बैंक। देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक की इतिहास बताता हूं मैं आपको। देखो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और आजादी के समय जितनी भी वित्तीय संस्थाएं थी या तो निजी लोगों के हाथ में थी या वो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में थी, ब्रिटिश महारानी के हाथों में थी। वो उस समय तक जब देश आजाद हुआ भारत को नहीं मिली थी। तो कुछ ऐसे बैंक थे जिनकी स्थापना निजी स्वामित्व के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में चल करके जब सरकार को आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने कानूनी रूप से उन बैंकों का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। इसका मतलब उनको सरकारी खजाने में शामिल कर लिया। ऐसे बैंकों को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे बैंक जिनकी स्थापना तो निजी स्वामित्व में हुई थी, ऐसे बैंक जिनकी स्थापना तो निजी स्वामित्व में हुई थी लेकिन बाद में 1969 व 1980 में सरकार ने बलपूर्वक उनके स्वामित्व का अधिग्रहण कर लिया हो, ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। तो 1969 में 1969 में हमारी जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, नेहरू जी की बेटी थी। तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और इंदिरा गांधी ने यह महसूस किया कि अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाना है, देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाना है, तो हमें वित्तीय संस्थाओं का अधिग्रहण करना होगा। और इसी क्रम में उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का क्या कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद में 1976 में एक एक्ट पारित हुआ जिसे बोला जाता है 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी ने संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए। फिर नेशनल इमरजेंसी जब आंतरिक आधार पर 1975 में घोषित की गई थी तो उससे देश की जनता का जो लगाव इंदिरा गांधी के प्रति था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। और उसी दौर में एक पार्टी स्थापित हुई थी भारत में जिसे जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो 1977 में जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब चुनाव जीत करके आई सत्ता में, संसद में, फिर अगले प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई बने। 1980 तक वो प्रधानमंत्री रहे और 1980 में संजय गांधी की हत्या हो जाती है। संजय गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ, भारतीय लोगों का लगाव जो अभी तक मोरारजी देसाई साहब की तरफ था वो इंदिरा गांधी की तरफ चला गया। जब इंदिरा गांधी की तरफ चला गया तो 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। सरकार गिरी, भारत में फिर से आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आई और अगली प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ही 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वो बोल के गई थी कि मैं फिर आऊंगी और फिर कुछ बैंकों को क्या करूंगी, शामिल करूंगी। फिर जब वो 1980 में आई सत्ता में तब उसने फिर से 6 बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया। अर्थात 1980 तक इंदिरा गांधी ने भारत के 20 निजी क्षेत्र के या निजी क्षेत्र के स्वामित्व के बैंकों का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, तो पहली बात आती है कि जब आपसे कोई राष्ट्रीयकृत बैंक की परिभाषा पूछे, नेशनलाइज्ड बैंक की डेफिनेशन पूछे, तब आप क्या कहना कि ऐसे बैंक जिनकी स्थापना निजी स्वामित्व के रूप में हुई थी लेकिन बाद में सरकार ने बलपूर्वक या कानूनी रूप से उन बैंकों का अधिग्रहण कर लिया हो। तो अधिग्रहण हमारा 2 समयों में हुआ है, 1969 में और 1980 में, 1969 और 1980 में। तो डेफिनेशन में क्या आता है, 1969 और 1980 में सरकार ने बलपूर्वक उनका अधिग्रहण कर लिया हो, ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला बैंक आता है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। तो नॉन नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब क्या है, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। देखिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे बैंक, किसके, सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे बैंक जिनकी स्थापना सरकारी स्वामित्व में हुई थी
यानी कि जिनकी स्थापना पहले से ही सरकार ने की थी तो उनका तो अधिग्रहण होगा नहीं, या मैत्रीपूर्ण तरीके से, अर्थात कि कुछ ऐसे भी बैंक थे उस समय पर जो निजी स्वामित्व में थे लेकिन सरकार ने उनसे आपसी सहमति से मित्रता पूर्वक, ठीक है, दोस्ती निभा के उनको ज्यादा तड़पाया नहीं। इसका मतलब कि मैत्रीपूर्ण तरीके से सरकार ने निजी बैंकों का क्या किया था, अधिग्रहण कर लिया था, उसे कहा जाता है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। तो राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत में इतना सा ध्यान है कि राष्ट्रीयकृत में बलपूर्वक अधिग्रहण किया गया और गैर राष्ट्रीयकृत में मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण किया गया। तो इसमें दोनों बैंक आ रहे हैं, कुछ ऐसे निजी स्वामित्व के बैंक जिनको मित्रता पूर्वक सरकार ने अपने उसमें मिला लिया, और कुछ ऐसे बैंक आ रहे हैं जो सरकारी स्वामित्व में स्थापित हुए थे। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रहेंगी। इसके बाद में अगली बैंक आती है हमारी देसी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। और निजी क्षेत्र के बैंकों को भी क्या किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया, एक नई पीढ़ी के बैंक और एक पुरानी पीढ़ी के बैंक। तो इनका थोड़ा सा इतिहास हमें समझना पड़ेगा एक बार, है ना। तो देखिए मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि 1990 से 1991 में वैश्विक मंदी का दौर चल रहा था, और इसी वैश्विक मंदी के दौर में एक महाशक्ति बनने की होड़ में एक देश पीछे छूट गया, उसका नाम था सोवियत संघ। सोवियत संघ ऐसा देश था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को आधार बना करके आगे बढ़ रहा था, और जस्ट उसका जो अपोजिट, जो उसका प्रतिद्वंदी देश था वो अमेरिका था। तो अमेरिका और सोवियत संघ में इतना अंतर था कि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना के आगे बढ़ रहा था और सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की खामी यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोल गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट ही निश्चित करती है कि आपको क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या कीमतें रखनी है, ठीक है, कब उत्पादन करना है। तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो सरकार के पास जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, बाजार के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अर्थात बाजार ही ये डिसाइड करेगा कि हमें किस चीज का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कब करना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। ये सारे डिसीजन जब मार्केट ले तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के दौर में 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और 1947 से लेकर, कब 1947 से लेकर 1990 तक भारत में जो अर्थव्यवस्था चल रही थी वो समाजवाद को आधार मान करके चल रही थी। जब भारत में भी आर्थिक मंदी आई, उस समय पीएम थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो राव मनमोहन मॉडल उसी समय आया था, और भारत की अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से निकालने के लिए कुछ विचार अर्थशास्त्रियों ने लगाए, कुछ सुझाव भी दिए, और उन सुझावों में 3 शब्द निकल के आए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पीजीएल या जीएलपी या एलपीजी, इनको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, तो वो हो गया वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और अर्थव्यवस्था में निजी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी। इसका मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन भी किया गया, निजी लोगों के लिए भी चीजें छोड़ी गई। एक होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि हम जब भी व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमारी कुछ नीतियां इतनी कठोर थी कि विदेशी निवेशक भारत में आने से कतराते थे। तो ऐसी पॉलिसीज को हमने नरम कर दिया, उनके कुछ जो कठोर प्रावधान थे उनको हटा करके आसान प्रावधान हमने अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल किए, जिससे जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंडिया में क्या हो आए, और यहाँ जब वो व्यापार करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो भारत की प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा, और जब भारत की प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा तो क्या होगा, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब हम अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारते हैं। तो देखिए इसी क्रम में एक सुधार हुआ, बैंकिंग सुधार। ये सुधार अभी चल ही रहे हैं भारत में 1990-91 में। तो जब बैंकिंग सुधार हुए तो उसके लिए एक समिति गठित की गई, नरसिम्हम समिति। कौन सी समिति गठित की गई? नरसिम्हम समिति।
नरसिम्हम समिति ने कुछ सुझाव दिए कि भारत में नए बैंकों की स्थापना होनी चाहिए, और बैंकों की स्थापना जब हो तो कुछ ऐसे सरल नियम बनाए जाने चाहिए जिसका लोगों को ज्यादा कठिन सामना ना करना पड़े। तो जो नई पीढ़ी के बैंक थे, नई पीढ़ी के बैंक उसे कहा जाता है कि जब नरसिम्हम समिति ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंपी, इसका मतलब कि निजी क्षेत्र के ऐसे बैंक जिनकी स्थापना नरसिम्हम समिति प्रथम द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर बने नए बैंकिंग मानदंडों के अनुसार हुई है। यानी कि नरसिम्हम ने जब अपने सुझाव दिए तो बैंकिंग सुधार में नए बैंकिंग मानदंडों को शामिल किया गया, और उन मानदंडों के आधार पर 1991 के बाद जिन बैंकों की स्थापना हुई, ऐसे बैंकों को कहा जाता है निजी क्षेत्र के बैंक। क्या कहा जाता है? निजी क्षेत्र के नई पीढ़ी के बैंक। ठीक है। दूसरे बैंक हैं हमारे पुरानी पीढ़ी के बैंक। तो पुरानी पीढ़ी के बैंक हम किसे कहते हैं? पुरानी पीढ़ी के बैंक कहते हैं, बस एक सन का डिफरेंस है 1991, ये वर्ड बस याद रह जाए तो पूरी बैंकिंग की ये दोनों कैटेगरी आपको याद हो जाएंगी। बस क्या कहोगे कि ऐसे बैंक जो 1991 से पहले या नरसिम्हम समिति प्रथम के द्वारा सुझाए गए नए बैंकिंग मानदंडों से पहले स्थापित हो चुके थे, ऐसे बैंकों को निजी क्षेत्र के पुरानी पीढ़ी के बैंक कहा जाता है। और ऐसे बैंक जो 1991 के बाद नए बैंकिंग मानदंडों के अनुसार स्थापित हुए हैं, उन बैंकों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पुरानी पीढ़ी के बैंक। तो बस इसमें 1991 जो सन है आपकी, 1991 जो सन है, इसको आधार बनाना है। और 1990-91 में नरसिम्हम ने क्या किया? अपनी सिफारिश सौंपी। उस सिफारिश के आधार पर सरकार ने, आरबीआई ने क्या किया? नए बैंकिंग मानदंड निर्धारित किए। उन मानदंडों के आधार पर जिन बैंकों की स्थापना हुई वो नई पीढ़ी के बैंक कहलाए, और जिन बैंकों की स्थापना नरसिम्हम समिति प्रथम के द्वारा सुझाव दिए गए नए बैंकिंग मानदंडों से पहले हो चुकी थी, ऐसे बैंकों को पुरानी पीढ़ी के बैंकों की श्रेणी में रखा गया। तो जब 1991 में इस समिति की सिफारिश से आरबीआई ने अपने नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और नए बैंकिंग रूल्स बनाए, मानदंड बनाए, उनके आधार पर फिर भारत में धीरे धीरे नए निजी क्षेत्र के बैंक खुलने लगे। तो 1993 में इसका पहला चरण चला, और उस पहले चरण में 8 बैंकों की स्थापना की गई। तो देखते हैं वो बैंक जिनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हमारे। देखिए, आपको यहां पर दिख रहा होगा, नरसिम्हम समिति के द्वारा सुझाए गए मानदंडों के आधार पर अब निजी बैंकों की स्थापना ने जोर पकड़ लिया। तो 1993 में इसका पहला चरण चला और 8 बैंकों की स्थापना हुई, और वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बैंक हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए आपको दिख रहे होंगे। तो 1993 में एक बैंक खोला गया था जिसका नाम था इडबी बैंक। एक तो ये याद रखना है आपको कि इडबी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। उसके बाद में 2001 में एक बैंक खुला, यस बैंक। ठीक है, यस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है, लेकिन ये विदेशी बैंक है। 2001 में ही दूसरे बैंक के लिए लाइसेंस दिया गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। 2001 में कोटक महिंद्रा बैंक को लाइसेंस मिला, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी, कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2003 में। लाइसेंस कब मिला? 2001 में। स्थापना कब हुई? 2003 में। ठीक है। 2014 में 2 नए बैंक खुले। पहला बैंक था हमारा आईडीएफसी बैंक और दूसरा बैंक था बंधन बैंक। ठीक है, पहला बैंक कौन सा है? आईडीएफसी, और दूसरा कौन सा है? बंधन बैंक। तो ये 1991 के बाद में इन बैंकों की स्थापना होना शुरू हुई है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ तक ये हमारी वाणिज्यिक बैंक थी कि कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक की हमने परिभाषा समझी, कॉमर्शियल बैंक की जननी किसे कहते हैं, भारत में पहला कॉमर्शियल बैंक कब खुला, किसके द्वारा खोला गया, भारत में कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई, भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक भारतीयों के द्वारा जो स्थापित किया गया वो कौन सा था, पूर्ण रूप से पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा था, इसके बारे में जाना। फिर हमने कॉमर्शियल बैंक का क्लासिफिकेशन 2 वर्गों में किया, एक तो शेड्यूल्ड बैंक, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, फिर शेड्यूल्ड बैंक को भी 2 भागों में बांटा गया, देसी और विदेशी।
फिर देशी को भी दो भागों में बांटा गया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक तो नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरा नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। फिर निजी क्षेत्र के बैंकों का भी वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, दो भागों में, कौन कौन से, पहला नई पीढ़ी के बैंक और दूसरा पुरानी पीढ़ी के बैंक। तो नई पीढ़ी के बैंक कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये जितने भी बैंक यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके, ये सारे के सारे नई पीढ़ी के बैंक हैं। इन्हीं में एक बैंक और स्थापित हुई थी महिला बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय महिला बैंक, तो वो भी नई पीढ़ी के बैंकों में भी शामिल होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लासिफिकेशन था वाणिज्यिक बैंकों का, कॉमर्शियल बैंक का। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे एसबीआई के विकास के साथ कि किस प्रकार से भारत में एसबीआई का विकास हुआ है, क्या उसका इतिहास रहा है, और उसके सहयोगी बैंकों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।